हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये आपकी इस क्लास में आपकी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने सभी एग्ज़ामों में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है, तो वो आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस क्लास में आपके 556 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये अध्ययन सामग्री एवं सॉल्व पेपर यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने अपना नया सिलेबस जारी किया है, जिसके आधार पर आपकी ये क्लासें चल रही हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक हो चुके हैं वो आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का परिचय, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग और भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आपका चैप्टर है वो है आपका ई गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय अनुप्रयोग और उपकरण। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आपको इसकी क्लासें मिल जाएंगी। ये आपकी जो क्लासें चल रही हैं वो न्यू सिलेबस के आधार पर चल रही हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी ने 25-26 में जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट है ई रूपी है, तो ई वाउचर भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बीपी बीपीए का पूर्ण रूप है, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आईएमपीएस का अर्थ है तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला पॉइंट है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जिसे लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। यूपीआई में अनिवार्य है तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यूपीआई की शुरुआत की गई तो एमपीसीआई के द्वारा शुरुआत की गई। अगला पॉइंट है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में संख्याएं होती हैं तो 7। आरटीजीएस सुविधा शुरू हुई तो 2004 में। क्रेडिट कार्ड में एपीआर है तो एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट है। भारतीय रुपए के चिन्ह को मान्यता मिली तो 2010 में मिली। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट पेमेंट सर्विस विस्तृत रूप तो आईएमपीएस का भारत में बैंक ने पहला एटीएम जारी किया तो एचएसबीसी बैंक ने। एवीआरएस का पूरा नाम है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। एपीईएस का फुल फॉर्म है आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत हुई 2005 में। यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है, तो पुश कहलाता है। अगला पॉइंट है सीवीवी का पूर्ण रूप है तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। टीएन का पूर्ण रूप है तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट। एमआईसीआर में संख्याएं होती हैं तो 9 होती हैं। अब है आपके इस टॉपिक से पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन एईपीएस का उपयोग करके किया जाता है, तो वो आपका नकद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, नकद जमा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। एईपीएस का अर्थ है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। एईपीएस द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं हैं नकद जमा, बैलेंस पूछताछ, आधार से आधार फंड ट्रांसफर, भीम आधार पे, नकद निकासी, मिनी स्टेटमेंट और दोहरा प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है, तो ये आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस का उन्नत संस्करण है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आईएमपीएस का उन्नत संस्करण है। आईएमपीएस एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सेवा है जिसे भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। ये आईएमपीएस के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और यूपीआई ने इसी तकनीक को और सरल, तेज और व्यापक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक डिजिटल वित्त शब्द कॉलम ए को उसके प्राथमिक कार्य कॉलम बी से मिलाइए। तो सबसे पहले है डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। पेमेंट गेटवे में ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है। अगला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें पूरी तरह होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल
कथन है डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं, और कारण है डिजिटल वॉलेट लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। ये पेमेंट मेथड्स एन्क्रिप्शन, टोकनाइजेशन और अन्य सुरक्षा उपायों को उपयोग करके यूजर्स की फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखते हैं। डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से केवल एन्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं करते। एन्क्रिप्शन के अलावा इनमें कई अन्य सुरक्षा तकनीकें जैसे टोकनाइजेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी शामिल होते हैं। इसीलिए अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? तो वो आपका ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग ये उदाहरण है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEGP की आर्किटेक्चर में परतें शामिल होती हैं, तो 3 परतें शामिल होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय ई शासन योजना प्लान भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना। NEGP की आर्किटेक्चर में 3 लेयर शामिल हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर और यूजर लेयर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है? तो वो आपकी जो है वो IMPS और UPI है। सी ऑप्शन ए और सी दोनों हैं। IMPS और UPI एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जिसमें ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग तथा बैंक टू बैंक 24 घंटे छुट्टियों के दिन भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए संचालित होती है। आपका इससे ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? तो वो आपकी ISO 2022 है। ISO 2022 वैश्विक वित्तीय संदेश विनियम मानक है जिसका उपयोग सीमा पार डिजिटल भुगतान और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर संचार तथा स्विफ्ट ITGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए अन्य भुगतान प्रणालियों में व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक तत्काल भुगतान प्रक्रिया सेवा की प्रक्रिया है। यह सेवा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। IMPS का इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर या आधार के जरिए अपने बैंक खाते को लिंक करके तथा IMPS सक्षम मोबाइल के जरिए बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान कहलाता है? तो आपका APS कहलाता है। आधार इनवैलिड पेमेंट सर्विस जो आधार संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुमति देती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंट नहीं है? ये जो नहीं है वो है आपका बिजनेस टू बिजनेस। ये ई गवर्नेंट नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस ई गवर्नेंट नहीं है क्योंकि ई गवर्नेंट का मुख्य उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन B2B का लक्ष्य व्यवसायों के बीच वाणिज्यिक लेन देन को सुगम करना तथा माल और सेवाओं का आदान प्रदान करना होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है? तो वो IFSC है। ये ऑप्शन करेक्ट है। IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक यूनिक कोड होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा को दिया गया है। IFSC कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो नेफ्ट, RTGS, IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्राय किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग किया जाता है।
आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेज, ईमेल, संदेश या लेनदेन को सत्यापित और मान करने के लिए किया जाता है। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका दूसरा चैप्टर है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन। तो इसमें आपके एग्जाम पॉइंट से कुछ पॉइंट हैं। ये है आपका एग्जाम पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट है, पहला ब्लॉकचेन का कार्यान्वयन वितरित किया तो बिटकॉइन है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है तो पब्लिक। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है तो फ्लैट फाइल और डेटाबेस के रूप में। अगला पॉइंट है, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है तो ब्लॉकचेन। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लॉकचेन के साथ सहमति प्राप्त हुई तो विकेंद्रीकृत। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल है तो क्रिप्टोग्राफिक हैश। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक हैं तो चार्ल्स हल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरपीए का अर्थ है तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं तो वॉलेट में। अगला पॉइंट है, 3D प्रिंटिंग में 3D का अर्थ है तो 3 डायमेंशन। नेक्स्ट है, आरपीए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है तो ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस में। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है तो वर्चुअल पर। अगला पॉइंट है, सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टेप्स द्वारा। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना की जा सकती है तो वर्चुअल वर्कर। मेघदूत है तो गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। अगला पॉइंट है, WPS का पूरा नाम होता है तो वाईफाई प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड सेटअप। नेक्स्ट पॉइंट है, फायरवॉल का उपयोग किसके बचाव के लिए किया जाता है तो अनधिकृत हमले के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नजर रखता है और इसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है तो वो स्पाईवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है, डैश का पूर्ण रूप है तो डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेनदेन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है तो वो माइनर है। अगला पॉइंट है, CWR का पूरा नाम है तो कंटिन्यूअस वेब रीडर है। CWR की कंटिन्यूअस वेब रीडर है। अगला पॉइंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है तो IaaS। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं तो 3। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो सुरक्षा। वर्चुअल रियलिटी के 2 प्रमुख प्रकार है तो फुली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव। नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी समाधान क्या है तो गूगल कार्डबोर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बनाया गया था 1968 में। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सर्विस मॉडल है तो आपका सास, IaaS और PaaS। SAS, IaaS, PaaS। साइबर स्टॉकिंग प्राय देखने को मिलता है सोशल मीडिया। ट्रेंड माइक्रो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है तो डाक सेवा। IAM का पूर्ण रूप है तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है तो वर्चुअल रियलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है तो अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। की लॉगर है तो स्पाईवेयर है। अगला पॉइंट है, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है तो फायरवॉल है। अगला पॉइंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के 2 मुख्य खंड हैं तो फ्रंट और बैक। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है तो वेब 2.0। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए तो साइज का। अगला पॉइंट है, VoNR का विस्तृत रूप है तो वॉइस ओवर न्यू रेडियो। इंटेल सेमीकंडक्टर का मुख्यालय तो कैलिफोर्निया में है। एक पीसी को कोल्ड बूट रही तो डिस्क प्रयुक्त होता है तो सिस्टम डिस्क। भारत के राज्य में पूर्णतः कंप्यूटरकृत गांव अवस्थित है तो केरल राज्य में है जो पूर्णतः कंप्यूटरकृत है। नेक्स्ट पॉइंट है, तकनीकी समस्या Y2K जाना जाता है तो मिलेनियम बग के रूप में। गूगल द्वारा चलाई गई चैटिंग एप्लीकेशन है तो गूगल हैंगआउट। LISP डिज़ाइन किया गया था तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समाचार वेबसाइट है RSS के माध्यम से पाठकों को फीड प्रदान करती है जिसका अर्थ क्या है, रियल सिंपल सिंडिकेशन। कार्ने कार्नेलिटी है तो वो नंबर ऑफ टपल्स है। अगला पॉइंट है,
समान कार्य को करने के लिए नए उन्नति तरीके के विचार को प्राय कहा जाता है तो पब्लिक स्पीकिंग। कैब का पूर्ण रूप है तो कैब ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट। फूट डालो और जीतो एल्गोरिदम। मर्ज शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना क्या कहलाता है तो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। स्वयं है तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पोर्टल है स्वयं। अब है इससे जो पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं तो पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसको उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यताओं में परिभाषित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भविष्य के कौशल मुख्य रूप से ऐसे कौशल होते हैं जो व्यक्ति को तेजी से बदलने परिवेश में जटिल और अपरिचित समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें समस्या समाधान, नवाचार, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक डिजिटल साक्षरता और अनुकूलन क्षमता जैसे गुण शामिल हैं तो आपका इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सामान्य साइबर सुरक्षा हमले सूची 1 को उनके तरीके सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये है हमले का प्रकार और तरीके। हमले फिशिंग फिशिंग होता है क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल करना। एसक्यूएल इंजेक्शन है तो डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। रैनसमवेयर है तो डेटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। और मैन इन द मिडल है दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी DDoS हमले www पर आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है तो इसके पीछे जो है वो है आपका कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना। ये आपका UPSSC मंडी सचिव 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमला एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें हमलावर एक ही समय पर कई कंप्यूटरों या डिवाइसेस से किसी एक सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजता है। इसका उद्देश्य सिस्टम को इतना व्यस्त कर देना होता है कि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाए तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कॉलम ए जिसमें प्रत्येक नवाचार कॉलम ए को उसकी मुख्य विशेषता कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। सब कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। नेक्स्ट है वर्चुअलाइजेशन तो इसमें एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। एज कंप्यूटिंग है डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना। अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग तो गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही था वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। ये आपका UPSSC स्टोर कीपर 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है तो वो आपकी ब्लॉकचेन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्लॉकचेन एक वितरित विकेंद्रीकृत लेजर तकनीकी है जो क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को रिकॉर्ड, सत्यापित और संरक्षित करती है। यह तकनीक लेनदेन की पारदर्शिता, सुरक्षा और न बदलने योग्य प्रकृति सुनिश्चित करती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके काम करती है तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है तो वो जो है आपका वो मैसेज डाइजेस्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है मैसेज डाइजेस्ट। संदेश की अखंडता को सत्यापन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक मैसेज डाइजेस्ट है। मैसेज डाइजेस्ट एक हैश वैल्यू उत्पन्न करता है जो संदेश के संपूर्ण डेटा का सारांश होता है। यह संदेश में कोई भी परिवर्तन होता है तो उत्पन्न हैश वैल्यू बदल जाएगी जिससे प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि संदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है तो वो साइबर एथिक्स है। सी ऑप्शन करेक्ट है। साइबर एथिक्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उचित और नैतिक व्यवहार की खोज से संबंधित है जबकि अन्य विकल्पों में साइबर सिक्योरिटी, साइबर कानून और साइबर सेफ्टी हैं। साइबर एथिक्स विशेष रूप से उन नैतिक सिद्धांतों और आचरणों को अध्ययन करता है जो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में अपेक्षित होते हैं तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है तो वो आपका डॉस हमला है।
डी ऑप्शन करेक्ट है। डिनाइल ऑफ सर्विस एक साइबर अटैक है जिसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साइबर अटैक का उनकी परिभाषाओं से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है रैनसमवेयर, ये रैनसम के लिए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। फिशिंग, डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है। की लॉगिंग, कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। और डी डॉक्स, सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य है, तो ये हैकिंग का है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने के कार्य को हैकिंग कहा जाता है। ये एक अनधिकृत गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर डेटा को चोरी करना, मेलवेयर फैलाना, सेवा से इनकार और सिस्टम को नियंत्रित करना तथा फिशिंग और रैनसमवेयर हैकिंग के प्रकार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मेलवेयर स्वप्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? तो वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मेलवेयर का वह प्रकार जो प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है वर्म कहलाता है। यह किसी अन्य प्रोग्राम की आवश्यकता के बिना खुद को कॉपी करके नेटवर्क में फैल सकता है। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है, तो इसको क्रीपर कहा जाता है। ये आपका यूपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रीपर वायरस को 1971 में बी थॉमस द्वारा विकसित किया गया था और इसे प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। यह ARPANET जो बाद में इंटरनेट बना, ये ARPANET पर एक प्रयोग के रूप में बनाया गया था और सिस्टम पर यह संदेश छोड़ता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि RS में कार्यरत है? तो पब्लिक की RS में कार्यरत है, यानी कि सार्वजनिक कुंजी। यूपीएससी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। RAS एक असीमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है जो सार्वजनिक कुंजी और निजी कुंजी के जोड़े का उपयोग करता है। इसमें डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का उपयोग किया जाता है और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो वो आपका बॉटनेट अटैक है। बॉटनेट अटैक एक साइबर हमला होता है जिसमें एक बड़ी संख्या में संक्रमित कंप्यूटर्स एक साथ किसी लक्षित नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं। इन संक्रमित कंप्यूटर्स को बॉट्स कहा जाता है। बॉटनेट अटैक का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क की आइडेंटिटी की कमी में डालना, डेटा चोरी करना या अन्य नुकसान पहुंचाना होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो वो आपका यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यूपीएससी लोअर मैन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोअर बम के लिए सही उत्तर है, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्निहित कोड है। लॉजिक बम एक तरह का मालवेयर है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होता है। यह निश्चित शर्तों के पूरा होने पर दुर्भावनापूर्ण काम करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण में संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? तो इसकी Y2K है। वर्ष 2000 की समस्या जिसे Y2K के सामान्य रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के प्रारूपण और भंडारण से संबंधित कंप्यूटर बग की एक श्रेणी थी। Y2K का बाई साल ईयर को 2K 2000 को प्रदर्शित करता है कि जब 1919 की समाप्ति व 2000 प्रारंभ होने वाला था, तब विश्व के कंप्यूटर 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के 2 आखिरी अंक को छोड़कर पहले अंक नहीं बदले जा सकते थे। इस तरह 1 जनवरी 2000 को कंप्यूटरों में दिखने वाली तारीख 1/1/1900 ही रहती है। इस तरह समय काल 100 वर्ष पूर्व का दिखता है। इसी कारण Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की कंप्यूटर कोडिंग की खराबी थी। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही था वो बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं?
तो वो आपका ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन तकनीकी एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर है जहां सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों यथा इंटरनेट पर्सनल की अर्थात क्रिप्टो एवं प्रोटोकॉल पर नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो ये क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। विभिन्न सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का प्रयोग क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस ये सब है, लेकिन डिस्क वायरस नहीं है। बूट सेक्टर, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस कंप्यूटर वायरस हैं, जबकि डिस्क वायरस नहीं है, जो कि कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंप्यूटर वायरस है तो वो आपका एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं। ये आपका जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायरस का पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी के चला जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो बग है एक, वो आपका कंप्यूटर त्रुटि है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबग कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ये इस चैप्टर के आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। इसमें आपके जो आपका ये कंप्यूटर का सिलेबस जो यूपीएससी ने न्यू जारी किया है, उसके आधार पर आपका एक चैप्टर और बचा है, बाकी आपके सब कंप्लीट हो गए। ये आपकी क्लास जितने भी आपके यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन सभी में आपके 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। और आपकी फार्मासिस्ट यूपी स्पेशल कंप्यूटर से संबंधित और भी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।